हेलो माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ डॉक्टर योगेश पाटिल, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में जहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं RTP, दैट इज रिवीजन टेस्ट पेपर इशूड बाय द ICAI फॉर सितंबर 2025 एग्जामिनेशंस। ट्रस्ट मी गाइज, ICAI ने इतने एफर्ट्स डाले हैं ये RTP सेट करने के लिए कि 18 टॉप नॉच क्वालिटी के क्वेश्चंस दे हैव कवर्ड, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस 18 क्वेश्चंस थरली 101% फॉर श्योर तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा सब्जेक्ट रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा स्किल 101% एनहांस होगा। और इसीलिए ये RTP बिना सॉल्व किए एग्जाम बिल्कुल देना नहीं है। अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक नहीं किया रहेगा, कमेंट नहीं किया रहेगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए, क्योंकि ऐसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विद RTP डिस्कशन। होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट द बाइफर्केशन ऑफ द पेपर। आउट ऑफ 100 मार्क का पेपर 30 मार्क्स का MCQ पूछा जाता है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस होंगे, केस सिनारियो 1, case scenario 2 and then general MCQs. Each question will carry 10 marks, right? और 10 मार्क के लिए आपको 5 MCQ के आंसर टिक करने पड़ेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बहुत ज्यादा बच्चों का फेवरेट होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इज कवर्ड इन फर्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन MCQ केस सिनारियो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते ही तुम्हारे दिमाग में 2-4 चीजें आती है, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। बच्चे क्यूरियस होते हैं, पूछते यार सर हमें इस क्वेश्चन में RTP में कौन से वेरिएंसेस पूछे हैं। तो यहां पे ICAI ने कर दिया है ब्लास्ट। दे हैव covered whole chapter, सारे के सारे variances they have covered in one question, and that is why this question carries huge importance. Let's have a discussion of this question. Also Toys Limited is an exciting new player in the toy manufacturing industry, founded with a passion for creating high quality, engaging and educational toys. एक educational toys बनाने वाला कंपनी है। No doubt it's a new company, but they have entered the market. The company aims to make a positive impact on the industry and also on the development of young minds through imaginative play. इन्होंने कुछ imaginative toys बना के young minds को develop करने की ठान रखी है। तो इन्होंने क्या क्या analyze किया है, क्या क्या plan किया है, इसके बारे में आपको information मिलेगा अगले पैराग्राफ में। The following statement provides a comprehensive analysis of the various cost variances for a particular period, outlining the differences between the expected cost and the actual expenditure incurred. तो बच्चों इस क्वेश्चन का ट्रिकी पॉइंट ये है कि वेरिएंसेस का कैलकुलेशन हमें करना नहीं है, वेरिएंस का कैलकुलेशन इन्होंने करके दिया है, हमें कुछ और ढूंढना है। और इसीलिए इन्होंने क्लियरली बोला है कि दे हैव ऑलरेडी कंपेयर्ड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, दैट मीन्स द स्टैंडर्ड कॉस्ट, एंड दे हैव ऑलरेडी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मतलब एक्चुअल कॉस्ट भी इन्होंने कंपेयर करके रखा है। एंड बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड डेटा एंड एक्चुअल डेटा, जो भी वेरिएशंस आए हैं वो उन्होंने आगे के टेबल में कवर करके रखे, जिसमें सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस का वेरिएंस। एंड मटेरियल प्राइस का वेरिएंस हम लोग जानते हैं इसे MPV के नाम पे। होप यू रिमेंबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इमीडिएटली बिलो दैट मटेरियल का यूजेज वेरिएंस आपको मिलेगा, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज आल्सो गिवन। एंड इफ यू ऑल आर वेल वर्स विद द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सारा कैलकुलेशन, तो एक चीज आपको पता चलेगी कि MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के जनरली 2 पार्ट्स होते हैं, राइट नो बच्चों। पहला पार्ट होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो इस क्वेश्चन में दे हैव गिवन यू प्राइस, they have given you usage, but cost variance दिया नहीं है जो easily compute किया जा सकता है if asked in the question. Immediately on next line if you check, they have given you direct labor rate. Labor rate का मतलब labor rate variance is given. Labor efficiency is also given. तो they have given you labor rate and labor efficiency. फटाक से दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि labor cost variance जनरली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। होप यू रिमेंबर दिस। पहला वाला पार्ट होता है labor rate variance, दूसरा होता है labor efficiency variance, और इन दोनों के बीच में और एक वेरिएंस होता है, and that one is labor idle time, which is not given anywhere in the question, but by using rate and efficiency का आंसर we can get the answer of labor cost variance if needed.
otherwise we are not going to compute that. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को ही आप लोग बोलते हो वेरिएबल ओवरहेड का रेट वेरिएंस, एंड वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस इज गिवन. फिर से वही गेम खेला गया है अपने साथ बच्चों. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. पहला होता है रेट, दूसरा होता है एफिशिएंसी, और ये दोनों के आंसर्स हमारे पास अवेलेबल है. इन दोनों के आंसर का टोटल अगर करो तो आप लोगों को कॉस्ट वेरिएंस मिल सकता है. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग मेन आंसर, दे हैव गिवन यू सब आंसर्स, सब आंसर्स, सब आंसर्स. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर शायद से याद होगा आपको. ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है बजटेड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस इनकर्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड. तो इन्होंने पहले टेबल में सारे के सारे वेरिएंसेस दे के रखे. नेक्स्ट टेबल अगर चेक करोगे तो दे हैव गिवन यू द बजट. बजट वर्ड देखते ही मुझे इतना तो पता चल गया कि ये जो डेटा दिख रहा है ये डेटा हमारा एक्चुअल डेटा नहीं है. दिस होल डेटा इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेटा. The budget for the same period reflected the following data. और बजट में लिखा है प्रोडक्शन वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी. तो कंपनी का बजटेड क्वांटिटी है 7500 यूनिट्स. मतलब यू कैन से दिस इज द गिवन स्टैंडर्ड क्वांटिटी. हमें जितना भी डिटेल आगे के लाइंस में दिख रहा है वो 7500 यूनिट प्रोड्यूस करने के इंटेंशन से कैलकुलेट किए हुए सारे एस्टिमेशंस है. डायरेक्ट मटेरियल परचेस is 3750 kg. Direct material used, that is consumed, is 3750 kg. बच्चे बोलते हैं सर दोन बार क्यों लिख दिया रहेगा सर? बच्चों there is one huge important point covered in these 2 points के purchase quantity is equal to consumption quantity. means whatever planning इन्होंने purchase करने का किया है, company has planned to use the whole quantity. They are not willing to keep any opening and closing stock. तो हमारे लिए ये जो quantity है ये हो जाएगा standard quantity ऑफ द मटेरियल. स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट भी दिया है, ये मेरे लिए बन जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल. इमीडिएटली बिलो दिस नेक्स्ट लाइन अगर देखोगे तो आपको मिलेगा डायरेक्ट लेबर आवर्स, एंड डायरेक्ट लेबर के आवर्स आर नथिंग बट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर वर्क अस. आगे लिखा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर. नेक्स्ट लाइन में मिलेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड, और फिर मिलेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड. लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड को हम लोग बोलते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट इज अवेलेबल विथ अस. होप योर कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग रिवाइज्ड हियर. पहले टेबल में हमें मिला था सारा का सारा वेरिएंसेस, सेकेंड टेबल में हमें मिला स्टैंडर्ड डेटा. चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ है क्या? सम अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सेम पीरियड is provided below, where point number 1 says that the stock of raw materials and finished goods are valued at the predetermined standard cost for easier cost comparison and reporting. मतलब जो भी स्टॉक है वो स्टॉक का वैल्यूएशन इन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब एस्टिमेशन के बेसिस पे करके रखा है. देन द एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस. सर एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? दिस वन इज एक्चुअल प्रोडक्शन परफॉर्म बाय द कंपनी. बच्चों स्टैंडर्ड डेटा जो दिया है वो 7500 का है, बट एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ है वो 7750 का है. तो हमें गिवन स्टैंडर्ड को कंपैरेबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट लाइन सेज द डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड वर 5000 kg. बच्चों 5000 किलो का मटेरियल खरीदा, 5000 किलो का मटेरियल यूज नहीं हुआ है. कितना यूज हुआ है ये अपने को टेबल में से मिल जाएगा, बट हमें ना इस सारे के सारे इंफॉर्मेशन यूज करके कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करने के लिए बोला है. बच्चों माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, जब भी आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम सॉल्व करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम सॉल्व करते वक्त माय पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, यू शुड प्रिपेयर सबसे पहला स्टेटमेंट शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डेटा. तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेटमेंट शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डेटा. याद आ रहा है क्लासरूम में अपन ने कितनी बार ऐसा किया है? तो यहाँ पे भी एक बार हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवाइज हो जाएगा. सर इसमें कौन से कॉलम होते हैं? बस क्या भूल गए क्या? ऐसा करोगे? इतना अच्छे से पढ़ाया था क्लास में, ऐसे भूल जाओगे? अरे अभी तो सितंबर को टाइम है, रिवाइज करो. पहला कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स के बाद वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड क्वांटिटी, rate and cost for the given standard. Then we will be recording quantity,
रेट एंड कॉस्ट फॉर द कंपेरेबल लेवल, और फिर हमें क्वांटिटी, रेट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड करना है एक्चुअल का। याद है? इस टेबल को बनाओगे तो आपको 90% तक के आंसर्स जो है फटाफट इसी टेबल में से मिल जाएंगे, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। टेबल बनाना इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक बार टेबल बन गया ना बच्चे, तो तेरे सारे के सारे कैलकुलेशंस आराम से हो सकते हैं। तो टेबल में सबसे पहला कॉलम लिख दिया मैंने पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाजू में लिख देता हूं मैं गिवन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कंपेरेबल स्टैंडर्ड, एंड कंपेरेबल स्टैंडर्ड के बाद लिख दिया मैंने एक्चुअल डेटा। हर एक कॉलम में इधर वी आर गोइंग टू पुट क्वांटिटी और आवर्स, प्राइस और रेट, और मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा कॉस्ट। याद आ रही है? क्वांटिटी और आवर्स, प्राइस और रेट, मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा कॉस्ट। क्वांटिटी और आवर्स, प्राइस और रेट, मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके कॉस्ट। डन? समझ में आ रहा है पक्का? चलो, पर्टिकुलर्स में सबसे पहली चीज मैं रिकॉर्ड कर देता हूं मटेरियल्स। मटेरियल के बाद एक लाइन छोड़ के लिख दिया मैंने लेबर, और लेबर के बाद एक लाइन छोड़ के लिख दिया मैंने वेरिएबल ओवरहेड्स। दिस इज ओनली प्रेजेंटेशन का पार्ट। ठीक है? एक एक पॉइंट इन डिटेल डिस्कस करेंगे और समझेंगे। डन? अभी अगर ठीक से चेक करोगे तो बच्चों गिवन स्टैंडर्ड जो है ना, दैट गिवन स्टैंडर्ड इज अवेलेबल फॉर 7500 किलोग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा पढ़ाता है साला, अच्छा पढ़ाता है। अमाउंट कहाँ से लाता है वो समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, हमारे पास 7500 यूनिट्स का डेटा दिया हुआ है, और वो स्टैंडर्ड डेटा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर 7500 यूनिट्स। डन? बट यार, एक्चुअल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुआ है वो 7500 है ही नहीं। एक्चुअल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुआ है वो है 7750। तो एक्चुअल डेटा इज अवेलेबल फॉर 7750, बट स्टैंडर्ड डेटा इज गिवन फॉर 7500। आप ही सोचो और आप ही बताओ, आर दे कंपेरेबल इन नेचर? नहीं, वो कंपेरेबल नहीं है, तो उन्हें कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। सर, कंपेरेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग और एक कॉलम बनाएंगे कंपेरेबल स्टैंडर्ड का, विच इज 7750 यूनिट। और जब भी ये टेबल बनाओगे हमेशा याद रखना, आपका कंपेरेबल स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों के दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, तो ही तेरा कैलकुलेशन वैलिड है। जा रहे दिमाग में? पक्का? अगर आप लोग दूसरा टेबल चेक करोगे ना, आरटीपी में दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा टेबल चेक करोगे, तो आपने कितना मटेरियल यूज करने का प्लान किया है, वर्कर से कितने घंटे काम कराने का प्लान किया है, वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द डेटा एंट्री। सो स्टैंडर्ड डेटा सेज मटेरियल का कॉस्ट और मटेरियल का क्वांटिटी दोनों आपके पास अवेलेबल है। यू प्लान टू यूज 3750 किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल के सामने लिखा 3750, और मटेरियल का कॉस्ट है 1,12,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करो, आया स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल? सर, इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें ना वो रेट मिल सकता है, चेक कर लो। 1,12,500 डिवाइडेड बाई 3750 करोगे तो मटेरियल का एक मिसिंग रेट जो है स्टैंडर्ड वाला वो मिल गया 30। इजी है। लेबर वाला कैलकुलेशन करते चलो। लेबर का भी हमारे पास आर्स अवेलेबल है 5625 आर, तो मैंने लिखा आर के सामने 5625, एंड लेबर का कॉस्ट इज ऑल्सो 1,12,500। 1,12,500 डिवाइडेड बाई 5625 करने के बाद आपको और एक रेट मिलेगा, ये लेबर का रेट है 20। अरे सर यार मस्त है यार, अच्छा पढ़ाते हैं यार। अरे सब इजी रहता है, टेंशन क्यों ले रहे हो। और वेरिएबल का कॉस्ट है 56,250, तो वेरिएबल के सामने लिख दिया 56,250। और शायद आपको एक चीज़ याद होगी, जितने घंटे वर्कर काम करेगा उतने घंटे फैक्ट्री चलेगा। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी आपको 5625 आवर्स के लिए ही लगेगा। तो लेबर का आर और वेरिएबल ओवरहेड का आर मैक्सिमम टाइम सेम होता है, और डिवाइड करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट 10 रुपीज का लेबर का कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट। पक्का समझ में आ रहा है? हमारा स्टैंडर्ड डेटा तो हो गया। तो सर अभी क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यार। हमें इतना पता है कि रेट मटेरियल का, लेबर का और वेरिएबल ओवरहेड का जो है वो स्टैंडर्ड का जो है वही स्टैंडर्ड में आएगा। सिर्फ प्रोपोर्शनेट के वजह से ना, प्रोपोर्शनेट चेंजेस की वजह से क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे। सो 3750 इंटू 7750
डिवाइडेड बाय 7500। सर अच्छा पढ़ाता है, क्या बोलता है सर, क्या बोलता है? मैंने क्या बोला पता है? मैंने बोला 3750, देखते रहे ना स्क्रीन पे, मल्टीप्लाइड बाय 7750। सर किधर से क्या मल्टीप्लाई किया? देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, तो ऐसा होगा 3750 इज मटेरियल फॉर 7500, तो 7750 के लिए कितना मटेरियल लगेगा, दैट इज व्हाट आई एम कंप्यूटिंग यार। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट कैलकुलेशन। अगर आप लोग इसे डिवाइड करोगे 7500 से तो 3875 आया, उसे 30 रुपीज से मल्टीप्लाई करने पे आपका कंपेरेबल कॉस्ट आएगा 1,16,250। नाउ दिस कॉस्ट एंड दिस डेटा इज इजीली कंपेरेबल, सो यू कैन डायरेक्टली नाउ कंपेयर विद द एक्चुअल डेटा। बराबर है? 5625 multiplied by 7750 divided by 7500 is 5812.5, 5812.5। बस अपने को इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टेबल हो जाएगा कंप्लीट। ये कुछ समझ रहा है क्या? पक्का? 1,16,250। तो मैंने ना टेबल बनाने का शुरू तो किया, मुझे पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या पूछा है, क्या फाइंड आउट करना है। आई एम नॉट एट ऑल बॉदर अबाउट क्या पूछा है, पहले मेरा टेबल बनना चाहिए बस। अभी मुझे इतना एक चीज पता चला यार कि इतना सब कुछ सॉल्व करने के बाद मुझे ना क्या फाइंड आउट करना है ये तो ढूंढना पड़ेगा। और ये ढूंढने के लिए चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट व्हाट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फिगर आउट द फॉलोइंग इन के आगे क्या लिखा है? एक्चुअल, मतलब जो अपना पेंडिंग टेबल है ना वो अपने को फाइंड आउट करना है। आगे लिखा है कैलकुलेट करो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट। आपको मटेरियल यूज्ड का क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर। हाँ, मटेरियल यूज्ड का क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, तो यूज्ड का कैलकुलेशन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। गया दिमाग में? मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। याद है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस का आंसर हमारे पास अवेलेबल है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज 3750 एडवर्स। बराबर है? लिख देता हूं मैं यहाँ पे 3750 एडवर्स। एडवर्स सर, एडवर्स का मतलब क्या होता है सर? माइनस। It is equal to standard quantity of material. Standard quantity of material is 3875। अच्छा पढ़ाता है। अरे कंपेरेबल स्टैंडर्ड में से मटेरियल का क्वांटिटी ले लिया, डन। इसमें से माइनस करने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी तो है नहीं, बट स्टैंडर्ड प्राइस मेरे पास अवेलेबल है 30। बच्चों ये 30 इस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाइड है, साइड चेंज करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। 3750 इफ यू डिवाइडेड बाय 30 आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा -125 इज इक्वल्स टू 3875 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। बराबर है ना? ये 125 माइनस है, साइड चेंज करोगे तो प्लस हो जाएगा। एंड देयरफॉर एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू 4000 किलोग्राम। और मुझे पहला आंसर मिला एक्चुअल क्वांटिटी का, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। हाँ, इसे हाईलाइट करके रखना, जब भी आप लोग ये वीडियो देखते रहोगे और मेरे साथ सॉल्व करते रहोगे, एक चीज करके रखना, इसे हाईलाइट करना। एक्चुअल क्वांटिटी परचेस नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परचेसेस एंड कंज्यूम। समझो, नया पॉइंट है, बहुत बढ़िया सा पॉइंट है। सर तुझे कैसे पता ये एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है? मुझे क्यों पता है, कैसे पता है, ये मैं बता देता हूं। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यार, एक्चुअल क्वांटिटी आ गया। सर यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी लिखेंगे 4000, तो हमारा आंसर आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट अभी आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। डन। मुझे एक्चुअल क्वांटिटी मिला। सर एक्चुअल क्वांटिटी मिलने के बाद अगर मुझे एक्चुअल रेट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं MCV। सर व्हाट इज MCV स्टैंड्स फॉर? MCV स्टैंड्स फॉर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विच इज द टोटल ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। बराबर है ना?
मैंने ऐसे कुछ पढ़ाया था आप लोगों को, शायद से याद रहेगा। देख लो, मैं उसी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। MCV is divided in two parts. First one is MPV and second one is MUV। सही है। MUV का आंसर हमारे पास अवेलेबल है 3750 एडवर्स, और MPV का आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है 25,000 फेवरेबल। ऐसा ही दिख रहा है सर। मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा? 25,000 माइनस 3750, कॉस्ट वेरिएंस इज 21,250 फेवरेबल। पक्का जा रहे दिमाग में? पक्का देख लो अभी। बट MCV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हमारा MCV है 21,250, इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट अपने पास अवेलेबल है 1,16,250। यस सर, यस सर, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर एक्चुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? एक्चुअल कॉस्ट आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, और एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। डन डन, यहाँ तक समझा? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम डन। सर एक्चुअल क्वांटिटी तो आ गया, एक्चुअल क्वांटिटी के साथ साथ हमें ना रेट भी ढूंढना है। सर रेट कैसे ढूंढे? और रेट ढूंढने के लिए इन्होंने ना एक और वेरिएंस देके रखा है, एंड दैट वन इज MPV। MPV का फॉर्मूला बच्चे याद होगा तुझे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सही है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आंसर इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन चेक। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आंसर है 25,000। दिख रहा है ये फेवरेबल? दिखा सबको? ठीक है, 25,000 फेवरेबल है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लिखते वक्त 25,000, इट इज पॉजिटिव फिगर। इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस जो हमारे टेबल में अवेलेबल है 30 माइनस एक्चुअल प्राइस नहीं पता। अभी सवाल है साला एक्चुअल क्वांटिटी कहाँ से आएगा? सर एक्चुअल क्वांटिटी तो ढूंढा हम लोगों ने, एक्चुअल क्वांटिटी हमारा आ जाएगा सर 4,000। यहाँ पे कहानी में प्रॉब्लम क्या है समझ रहे हो बच्चों? जरा क्वेश्चन पे फोकस किया करो। क्वेश्चन में इन्होंने क्लियरली बोला है डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड वर 5,000 kg। मटेरियल आप लोगों ने 5,000 किलोग्राम खरीदा। अभी तुम लोगों को क्लिक होगा सर क्यों जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, क्वांटिटी क्योंकि 5,000 तो परचेस दिया है, उसमें से हमारे आंसर में 4,000 आ रहा है, मतलब 1,000 का स्टॉक क्लोजिंग में पड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, क्या पॉइंट था सर। अगर वो 5,000 दिया नहीं रहता ना तो बच्चे क्वेश्चन में, तो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी परचेस और एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम दोनों का दोनों 4,000 ही होता था। बट इस क्वेश्चन में 5,000 परचेजेस दिया है, इसीलिए आप लोगों को इस फॉर्मूला में जब एक्चुअल क्वांटिटी लिखोगे तभी आपको इसे हमेशा परचेज्ड वाला क्वांटिटी कंसीडर करना पड़ेगा। हमेशा याद रखो, ये हमारे क्लास वर्क में किसी भी क्वेश्चन में कवर नहीं हुआ है। सो दिस इज द न्यू पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन देयर आर टू क्वांटिटीज अवेलेबल इन द क्वेश्चन, which quantity we must consider while calculating MUV? यूसेज में कंज्यूम्ड क्वांटिटी कंसिडर होता है, और प्राइस कैलकुलेशन करते वक्त प्राइस जो लगेगा वो सारे मटेरियल के खरीदने पे लगेगा ना, थोड़ी ना सिर्फ कंजम्पशन वाले मटेरियल पे लगेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे परचेस्ड का क्वांटिटी कंसिडर करना पड़ेगा। ये 5,000 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, साइड चेंज करोगे तो 25,000 डिवाइडेड बाई 5,000 करने के बाद आ जाएगा 5, एंड 5 इज इक्वल टू 30 माइनस एक्चुअल प्राइस, बराबर है। एंड देयरफॉर एक्चुअल प्राइस इज इक्वल्स टू 25। हमारा एक्चुअल प्राइस आ गया 25 का, बराबर है ना। तो मैंने मटेरियल के यूनिट्स खरीदे 5,000 किलोग्राम्स, हर एक यूनिट का रेट था 25, एंड दिस इज हाउ आई स्पेंट 1,25,000 रुपीज का कॉस्ट फॉर परचेजिंग द मटेरियल। अमेजिंग 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 कैलकुलेशन। सर ये दो कैलकुलेशन क्यों कराया तूने? सर क्योंकि पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन का बोलता है तुझे कैलकुलेशन करना है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, नहीं क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। यूज्ड का मतलब है कंज्यूम, एंड कंजम्पशन का क्वांटिटी अपन ने ढूंढा है 4,000 किलोग्राम। एंड द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल के परचेजिंग का कॉस्ट, और परचेजिंग का कॉस्ट जो है वो है 1,25,000।
आरटीपी के शुरुआत में ही हो चुका है ब्लास्ट, खतरनाक सा ब्लास्ट। यहाँ पे परचेस एंड कंजम्पशन को लेके बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, हमेशा याद रखना यूसेज में कंजम्पशन होता है बट प्राइस वेरिएंस में परचेजेस का क्वांटिटी कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आ गया 1000 का क्लोजिंग स्टॉक, समझा। आगे लिखा है, आपको पूछा है डायरेक्ट लेबर आवर्स। अभी बच्चे जोश में आते हैं, डायरेक्ट लेबर आर, अरे सर टेबल में तो डायरेक्ट लेबर आर है सर, हमारा डायरेक्ट लेबर आर 5812.5 है सर, और ऑप्शन में भी दिख रहा है। बच्चे ठीक से देख, ठीक से देख, ठीक से पढ़, क्वेश्चन में क्या बोला है। तुझे सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, बट तुझे सारी की सारी चीज़ें एक्चुअल के लिए कैलकुलेट करनी है, मतलब तुझे डायरेक्ट लेबर के एक्चुअल आवर्स ढूंढने पड़ेंगे। और जैसे ही बात बच्चे आवर्स पे आती है ना, आवर्स का मतलब होता है लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस तुझे यूज करना पड़ेगा। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, याद है ये। इसे मल्टीप्लाई करते हो आप लोग स्टैंडर्ड रेट से। लेबर के एफिशिएंसी के वेरिएंस का आंसर हमारे पास अवेलेबल था, एंड लेबर के एफिशिएंसी का वेरिएंस दिया हुआ है 3750 एडवर्स, राइट। इट इज 3750 adverse, which is equal to standard hours. Standard hours we have already computed, चेक कर लो, हमारे टेबल में अवेलेबल है। कंपेरेबल स्टैंडर्ड आवर्स कंसिडर करने हैं 5812.5, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 5812.5 माइनस एक्चुअल आवर्स जो हमें ढूंढने हैं, और स्टैंडर्ड रेट लेबर था 20 यहाँ मल्टीप्लाइड है, साइड चेंज करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। 3750 डिवाइडेड बाई 20 इज 187.5, बट माइनस विच इज इक्वल टू 5812.5 माइनस एक्चुअल आवर्स, एंड देयरफॉर एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू, ये माइनस है, साइड चेंज करके हो जाएगा प्लस विथ 5812.5, और आपका आंसर आ जाएगा 6000 आवर्स, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। मिल रहा है आंसर। बहुत ट्रिकी लगता है बच्चों जब खुद से सॉल्व करते हो, लेकिन जब कोई असिस्टेंट्स मिल जाए, कोई आप लोगों को एक्सप्लेन करे, तब जाके लिंक लगता है, साला ये लोग क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बराबर है ना। एग्जाम में क्लिक होना जरूरी है। नाउ दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यार सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए फिर से मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सी हियर व्हाट आई एम डूइंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी LCV, डन। LCV तो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है ना, एक होता है LRV, एक होता है LEV, और इन दोनों के आंसर अपने पास अवेलेबल है, चेक कर लो। LRV का आंसर कितना दिख रहा है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन को चेक किया, हमें पता चला LRV 5000 एडवर्स, लिख दिया मैंने यहाँ पे 5000 एडवर्स, और LEV जो है वो है 3750 एडवर्स। बच्चों कहना है से इसका मतलब LCV इज 8750 एडवर्स, सही है ना। बट यार आप लोग ही याद करो LCV का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, सही है। हमारा LCV है -8750। स्टैंडर्ड कॉस्ट अपने पास अवेलेबल है, हमने टेबल में ढूंढा हुआ है। मटेरियल के बाद लेबर का स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 116250, सो दिस इज इक्वल टू 116250 माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो आपका एक्चुअल कॉस्ट का आंसर भी आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 8750 माइनस है, साइड चेंज करोगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1,25,000, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस आंसर इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर बी। कितना बेस्ट क्वेश्चन है यार, कितना बेस्ट क्वेश्चन है। वेरिएबल ओवरहेड का एक्चुअल कॉस्ट ढूंढने के लिए बोला है, फिर से वही चीज कर देता हूं मैं। Variable overhead cost variance is divided in two parts. First one is rate variance, second one is efficiency variance. चलो आंसर्स ढूंढते हैं। वेरिएबल का कॉस्ट का आंसर है 15,000 एडवर्स एंड 1875 एडवर्स। देख लो यहाँ पे मैंने लिखा रेट एंड एफिशिएंसी, 15,000 एडवर्स एंड 1875 एडवर्स। चेक कर लो एक बार, यही है क्या, 15,000 एंड 1875, बराबर। दोनों एडवर्स एडवर्स है, ऐड हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 16,875 एडवर्स। सही जा रहे हैं हम लोग। Therefore, if you want to calculate variable overhead cost variance, formula to be used is a standard cost minus actual cost. 16,875 माइनस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। वेरिएबल का स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने ढूंढा था 58,125, लिख दिया मैंने 58,125
minus actual cost. Easily you can calculate the actual cost by adding up these two values. 58,125 plus 16,875. आंसर इज 75,000. आ गया क्या 75,000? जा रहे दिमाग में पक्का? बच्चों यार समझ में अगर आए तो सच्ची में मज़ा आता है सम सॉल्व करने में, लेकिन अगर समझा नहीं और यहाँ वहाँ हो गया मतलब खतरनाक, खत्म, सब खत्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जब मैंने जोड़ा, घुटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, तब पता चला कि मेरा आंसर रॉन्ग है. जब बाजू वाले को देखा तब मुझे पता चला कि मेरा आंसर सही है, क्योंकि उसका भी तो सही था. समझ में आ रहा है? 75,000 आंसर है क्या? चेक करो. आया 75,000, सही है यार. इसके बाद है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट. सर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ये कैसे कैलकुलेट करने का? इसका मतलब होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड तुझे कैलकुलेट करना है. और इनकर्ड कैलकुलेट करने के लिए ना वेरी बेसिक पॉइंट यार, अपने पास एक चीज अवेलेबल है, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस विच इज इक्वल टू बजटेड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड माइनस इनकर्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड. राइट, चलो इसका अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है वो इन्होंने देके रखा है, दैट इज 62,500 फेवरेबल एंड अमाउंट बजटेड इज 1,12,500. तो लिखा मैंने 62,500 फेवरेबल, बजटेड 1,12,500. मतलब तूने जो सोचा था 1,12,500 उसमें से 62,000 फेवरेबल मतलब बचा, मतलब तेरा खर्चा जो है इनकर्ड, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड का कॉस्ट मिल जाएगा और ओवरहेड इनकर्ड का अमाउंट आ जाएगा 50,000 which is given in option number D. And successfully we have solved the first question which is based on reverse category. इस क्वेश्चन में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मटेरियल परचेस एंड मटेरियल यूज. बच्चे एग्जाम में जाने से पहले वो पॉइंट एक बार जरूर रिवाइज करके देखना. आशा कर रहा हूं आप लोगों को हर एक डिस्कस किया हुआ पॉइंट अच्छे से समझा रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर का. समझ रहा है ना? पक्का समझा तो कमेंट में यार थैंक्स तो बोलो यार. ऐसा करोगे यार, थोड़ा तो एक्नॉलेज करो किसी का एफर्ट्स. डन. तो हमारा यहाँ पे पहला एमसीक्यू खत्म हुआ है. अभी इस एमसीक्यू को देख के आपको पता चलेगा कि आने वाले आरटीपी में जो भी हमारे आगे के क्वेश्चंस हैं वो क्या लेवल के रहेंगे, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे.